मोहम्मद हुसैन साहब, आपके पास ही सबसे पहले आना चाहता हूं, ज़रा आपसे समझूं क्या सूरत हाल है वहां ईरान में, और कल से क्या जश्न का माहौल, और अभी तक जश्न जो है वो वैसे ही चल रहा है या अब खामोशी है, शांति है? क्योंकि इजराइल से ऐसे जश्न की खबर नहीं आ रही है। यहाँ आपके यहाँ यानी ईरान में क्या चल रहा है? के बारे में कहना चाहूंगा। पहले आज एक बड़ी खबर आपको देना चाहता हूं। आज की बड़ी खबर ईरान से यह है कि ईरान की पार्लियामेंट के अंदर आज वोटिंग हुई थी एक बिल के ऊपर, और बिल का पर्पस ये था कि ईरान अपने तमाम कॉरपोरेशन जो IAEA के साथ हैं वो पूरी तरह से सस्पेंड करना चाहता है। और उस बिल के अंदर सिर्फ 2 वोट एब्सटेन में थे और बाकी 219 वोट के साथ में वो बिल पास हो गया है ईरान की पार्लियामेंट के अंदर। यानी आज ईरान की पार्लियामेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि IAEA के साथ में अब वो अपने कॉर्पोरेशन को पूरी तरह से सस्पेंड करना चाहता है। और उसका पर्पस ये बताया है उन्होंने, क्योंकि ये IAEA का जो रवैया रहा है 13 जून से पहले और इस जंग के दरमियान में भी, उसने अपनी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं किया है। कोई भी एक कंट्री जब NPT का हिस्सा बनती है तो वो उसको कुछ फायदा होना चाहिए। एक फायदा उसमें ये होता है कि जो भी NPT का हिस्सा बन रहा है तो IAEA की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जो IAEA का हिस्सा है अगर हमला किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी है जंग को रुकवाना और जंग करने वाले की निंदा करना। IAEA ने न निंदा किया है और न जंग रुकवाने में कोई मदद किया है, बल्कि ईरान का क्लेम यह है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गई थी जिसका अमेरिका और इसराइल पूरी तरह से सियासी फायदा उठाते थे और इसको जासूसी के लिए इस्तेमाल करते थे। ईरान के साइंटिस्ट का नाम इवन ये कहा जाता है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से इसराइल के मोसाद तक के पहुंचाया गया था और अमेरिका के CIA तक के पहुंचाया जाता है। तो इस वजह से अपने कॉर्पोरेशन को इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है। दूसरी खबर जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कल रात में मैंने लाइव में भी आपके सामने इसका जिक्र किया था, लेकिन एक छोटा सा उसके अंदर सुधार करना चाहता हूं। कल हम लोगों ने यह कहा था कि 6 बजे ईरान में जश्न का ऐलान हुआ है। जश्न की जगह ईरान के प्रेस के अंदर जो वर्ड यूज हुआ है और जो लोगों को दावत दी गई है, और लाइव के बाद जब मैं भी गया था उस प्रोग्राम के अंदर, मैंने नजदीक से देखने की जब कोशिश किया था तो मैंने ये देखा कि वहां जश्न का वर्ड यूज नहीं हो रहा था, वहां यूज हो रहा था रैली का वर्ड, इज्तिमा का वर्ड। और रैली यानी रैली थी। रैली के अंदर ये लोग आए थे अपनी गवर्नमेंट, अपनी आर्मी का सपोर्ट करने के लिए, सेना का सपोर्ट करने के लिए। ईरान का भी यह मानना है कि जंग खत्म नहीं हुई है, बल्कि अपने सपोर्ट को पब्लिक बताने के लिए रास्ते पर आई थी कि अगर एक तरफा आज इसराइल रुका है जंग से तो भी हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। तो अपना सपोर्ट जाहिर किया था यहां पर पब्लिक ने। तो ये 2 अहम बड़ी बातें थी जो मैं पेश करना चाहता था। जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान की तरफ से अगर ऐसा कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि ईरान इस बात को लेकर तैयार है, ये माना जाए सूरतवाला जी कि ईरान इस बात को लेकर तैयार है कि आगे अगर कोई किसी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसमें हम अपनी तरफ से भरपूर पुरजोर कोशिश करके जो अभी तक कर रहे थे और खासकर इजराइल के सामने हम टिके रहेंगे, अमेरिका के सामने टिके रहेंगे। क्या यहां पर यह दिखाई देता है? बिल्कुल, न सिर्फ ये कि हम टिके रहेंगे, हम तो टिके हैं, साथ साथ में उन दोनों को हम घुटनों पर लेकर आएंगे। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि ईरान के तकरीबन हर एक्सपर्ट का ये कहना है कि सीज फायर की डिमांड किसकी तरफ से आई थी। सीज फायर की डिमांड अमेरिका की तरफ से थी, उसने मध्यस्थता के लिए कतर को इस्तेमाल किया था। सीज फायर की ये बात आने से पहले ट्रंप ने जो है नेतन्याहू के साथ बात कर लिया था। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में इस बात को बयान किया है। तो सीज फायर की डिमांड बताती है कि ईरान न सिर्फ ये कि डट कर खड़े रहने के लिए पक्का इरादा कर चुका है, बल्कि उनको घुटने पर लाने के लिए भी ईरान का एक बड़ा मकसद था। और ये एक तरफा पॉज को भी जो ईरान ने माना है, ईरान के एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि ईरान ने इसलिए माना है कि ईरान का जो मकसद था उनको घुटने के ऊपर पूरी तरह से लेकर आना, एक तरफ सुपर पावर घुटने पर आ गया था और दूसरी तरफ इसराइल घुटने पर आ गया था। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ये लोग सामने से सीज फायर की इस तरह से दरखास्त दे रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं। और ईरान ने जब ये देखा कि ये सीज फायर जो वो डिमांड कर रहे हैं, तो सीज फायर का वर्ड अब तक के किसी प्रेस रिलीज में ईरान ने यूज नहीं किया है,
बल्कि ईरान ने एक तरफा पॉज की बात किया है। तो ईरान ये कहता है कि अगर वो ये चाहता है कि अपने सिविलियन की जान को बचाए, क्योंकि इसराइल के बारे में ईरान में जो खबरें हैं वो यही कि वो सिविलियन टारगेट्स को मार रहा था, और दूसरी तरफ एक तरफ वो अपने सिविलियन की जान बचाना चाहता है, और दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि जब हम उनको घुटनों पर लेकर आए हैं तो अभी हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम अपनी कंडीशन के साथ में, अपनी शर्त के साथ में हम ये कहेंगे कि अगर तुम हमला रोकते हो तो हमें हमला कंटिन्यू करने में कोई रुचि नहीं है, हम जंग तलब नहीं, हम जंग नहीं करना चाहते हैं, हम तो शांति और हम तो कूटनीति की बात करना चाहते हैं, हम टेबल पर बैठकर बात करना चाहते हैं। तो ईरान को इसमें हर हिसाब से अपना फायदा लगा। चूंकि उसको अपना फायदा लगा तो उसने एक तरफा पॉज को कंडीशनल मान लिया है। लेकिन इसमें एक बात बताइए कि ईरान का यह कहना, जैसे IAEA से बाहर निकलना और उसके अलावा एटॉमिक कार्यक्रम जो ईरान का है उसको न रोकने की बात करना, और बात तो इजराइल और अमेरिका और रिजीम चेंज की बात को पीछे लेकर चले गए। अब वो कह रहे हैं कि हमारा मेन मकसद यही है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए, और ईरान कह रहा है कि हम अपने इस कार्यक्रम को नहीं रोकेंगे। तो फिर तो ये है कि दोनों के बीच अभी जंग के आसार और पनपते हैं ना, फिर उभरते हैं। जी राजीव जी, यहाँ पर 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान IAEA से निकल नहीं रहा है, बल्कि वो कॉर्पोरेशन के जो वो लोग आकर यहाँ पर चेक किया करते थे और उनके जो दूरबीन लगी हुई थी, कैमरास जो लगे हुए थे, उस कॉर्पोरेशन को ईरान ये कह रहा है कि मैं सस्पेंड कर रहा हूं, निकल नहीं रहा हूं। दूसरी बात यह कि वो लोग, ईरान अपना कार्यक्रम जो उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम है, ईरान कहता है कि पीसफुल कार्यक्रम जो मेडिकल में यूज होता है, जो पानी को मीठा बनाने में यूज होता है, जो यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ईरान उसको जारी रखेगा। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है यहाँ पर आयतुल्लाह खामेनेई, उन्होंने ऑलरेडी ये फतवा दे दिया है कि कोई भी ऐसा बम बनाना या हथियार बनाना जिससे मास को नुकसान पहुंच सकता है, वो इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए हम अभी तक के न्यूक्लियर बम नहीं बनाए हैं और नहीं बनाएंगे, उन्होंने ये कहा है अब तक। और साथ साथ में अगर ईरान के मिसाइल को भी आप देखेंगे तो इसमें भी मार्जिन ऑफ एरर ये लोग कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मास डिस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, बल्कि टारगेट को मारना चाहते हैं। अमेरिका और IAEA और ये सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार की तरफ अब तक नहीं गया है, कोई सबूत नहीं मिला है। उनको ये बहाना चाहिए था, इसराइल को बहाना चाहिए था ईरान की रेजिम चेंज करने के लिए एक हमले का। उनको लगता है कि आज की दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है इस बहाने के जरिए से, तो उन्होंने ये बहाने के जरिए से हमला किया है। लेकिन हमने पिछले 12-13 दिन के अंदर ये देखा कि इसराइल पहले दिन ये कहता है कि हमने हमला कर दिया और उसके बाद हमने उनको पूरी तरह से नाबूद किया, फिर अमेरिका आता है कहता है हमने हमला कर दिया, हमने नाबूद किया, फिर अमेरिका के हमले के बाद फिर इसराइल हमला करता है और कहता है हमने नाबूद किया। तो ये सब एक के बाद एक सिर्फ हमले कर रहे हैं सो कॉल्ड, और उन हमलों के बाद ये कहते हैं कि हमने नाबूद कर दिया। लेकिन हकीकत में ईरान ने आज ये ऐलान किया है कि कुछ छोटा मोटा हमको नुकसान पहुंचा है, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचा है जिसके जरिए से हम अपने न्यूक्लियर एक्टिविटी को कंटिन्यू न कर पाए, बल्कि हम कंटिन्यू भी करेंगे और IAEA का जो एक्सेस है उसको हम कम भी कर देंगे। जी, लेकिन ये बताइए मोहम्मद हुसैन साहब कि आखिर जब हथियार नहीं बनाने जा रहे हैं तो फिर परमाणु कार्यक्रमों पर इतना ध्यान केंद्रित क्यों है, इतना बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड वे में परमाणु एटॉमिक जो आपके जो काम है वहाँ पे स्टेशंस पे, चाहे इजराइल हो या अमेरिका हो, वो इतना ज़्यादा इस पर ध्यान क्यों रखे हुए है? इसके पीछे कोई और कारण है, कुछ दिखता है? परमाणु टेक्नोलॉजी राजीव जी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिस टेक्नोलॉजी के बारे में यह कहा जाता है कि आने वाले जमाने में इंसानों के तकरीबन हर एस्पेक्ट को यह कवर करने वाली है, हर एस्पेक्ट को। जैसे पेट्रोल के बाद में आज जैसे ग्रीन एनर्जी का तस्करा होता है, इलेक्ट्रिसिटी और इसका, उसके बाद कहते हैं आने वाले जमाने में परमाणु टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होगी। एक कंट्री जिसके पास पानी की कमी है वो अपने पानी को मीठा बना सकता है इस टेक्नोलॉजी से। एक कंट्री खेती बाड़ी में इसको इस्तेमाल कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर है। तो अमेरिका और इसराइल ये चाहते हैं कि आज का ईरान जो बहुत ऑलरेडी मजबूत हो चुका है जो हथियार में, जो उन्होंने इसको देखा भी है, अगर ईरान को मजबूत होने से रोकना है तो एक काम वो ये करना चाहते हैं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए ईरान को सक्षम होने नहीं देना है हमको।
वो बहाना करते हैं परमाणु हथियार का, लेकिन वो ईरान के सक्षम होने पर एक्चुअली पाबंदी लगाना चाहते हैं और इसीलिए वो इसके ऊपर केंद्रित हैं। अब देखिए ना, जब ईरान के ऊपर उन्होंने हमला किया तो ये सोचा कि जैसे एक बहुत छोटी सी कंट्री पर हमला कर रहे हैं और जीतकर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मिसाइल के जरिए से ईरान उनको घुटनों पर लेकर आ गया है। तो वो इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि अगर आज न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने ईरान का नहीं रोका तो ये लोग इस टेक्नोलॉजी के बाद में और ज्यादा सक्षम हो जाएंगे, और वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई कंट्री ऐसी हो जो उनके साथ न खड़े होकर सक्षम हो जाए। लेकिन इसमें एक सवाल और, फिर आते हैं हमारे दूसरे साथियों के बीच और फिर आपके पास भी आता हूं। एक सवाल ये है कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि अब सीज फायर हो गया, ईरान और इजराइल के बीच शांति हो गई है और अब हम डील करेंगे। ये डील जो है वो तेल को लेकर कह रहे थे और उन्होंने चीन से भी बात कही, से भी अपील की कि हमारे यहाँ से भी तेल खरीदिए, आप ईरान से ही खरीद रहे हैं। लेकिन ये जो डील है इसको लेकर ईरान में कोई हलचल है क्या? देखिए, ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, उन सैंक्शंस की वजह से ईरान अपना माल ओपन मार्केट में आराम से नहीं बेच पाता है, और अगर बेच भी देता है तो उसका पैसा नॉर्मल तरीके से उस वसूल नहीं कर पाता, उसको नहीं मिलता, ये सबको पता है। लेकिन आज के हालात में भी पिछले हर साल में, बीच में आज से 12 साल पहले 2 साल ऐसे थे जहां ईरान का एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया था, लेकिन उसके बाद में ईरान का एक्सपोर्ट रोज बरोज बढ़ता चला गया है। कई बिलियन बैरल, कई मिलियन बैरल्स ये लोग बेचते भी हैं और उसका पैसा भी वसूल करते हैं। इन्होंने सैंक्शंस, जो अमेरिकी पाबंदी लगी है, उसको घुमाकर किसी तरीके से अपने लिए इन रास्तों को बनाया है। इसके अंदर हिंदुस्तान भी ईरान की मदद करता है, एक जमाने में रशिया की भी मदद थी, चाइना भी ये काम ईरान के साथ करता है। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना वगैरह इसलिए भी मदद करते हैं कि मार्केट की कीमत से कुछ सस्ते में ईरान उनको ऑयल प्रोवाइड करता है। तो ईरान का ट्रेड ऑलरेडी चाइना के साथ, इंडिया के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ ऑलरेडी चल रहा है। ईरान का जितना आयात है, जितना वो बनाता है ये रिफाइनरीज के जरिए से, और जितना ऑयल वो निकालता है, वो पूरा ऑयल तकरीबन उसकी खपत हो जाती है, बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। ट्रंप एक्चुअली हर पॉलिटिकल इशू को और जियो पॉलिटिकल इशू को वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि सब चीज बिजनेस से जुड़ी हुई है, और वो अपनी इस कोशिश में, जैसे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी वो बिजनेस बिजनेस बार बार कह रहे थे, तो बहुत सारी जगह पे मसाइल की बारीकी को न समझकर सिर्फ अपने बिजनेस माइंड के जरिए से चाहते हैं कि उसका आंकलन करें और उसको किसी तरह से एनालाइज करें। लेकिन मुझे यहाँ पे किसी आर्टिकल में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी न्यूज एजेंसी में ऐसी कोई खबर या गुदगुदाहट नहीं दिखी है जिसके जरिए से ये कहा जा सके कि ये बहुत बड़ा कोई ऑफर ईरानियों को लग रहा हो। जी, कोई बड़ा ऑफर नहीं है, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट जो है वो लीक हो रही है और परेशान हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनको नाटो कंट्रीज को भी साधना है, मतलब अपने साथ लाने की कोशिश करनी है। हेग में है, नीदरलैंड्स में जो हेग है